हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम थर्ड सेशन करने वाले हैं केमिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक और चीज है कि कल आपकी रेगुलर क्लास लगेगी, रिवीजन क्लास नहीं होगी, उसी टाइम लगेगी जिस टाइम लगती होती है। ठीक है, 6:30 बजे या 8:15 बजे। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। और हम उसके अंदर रेगुलर क्लास वाला ही काम करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है ये आपके लेसन आएंगे टेस्ट के अंदर, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट संडे को, इस संडे को नहीं, आज फ्राइडे है तो परसों नहीं आने वाले, नेक्स्ट संडे को। ठीक है, तब तक मैंने आपको बोला भी था एटॉमिक स्ट्रक्चर के 60 से अबव क्वेश्चन है, 30 से ज्यादा हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आप लोग बाकी के 30 एक क्वेश्चन हो रहे हैं वो सोल्व कीजिए, नोटबुक और पेन से सोल्व करने हैं। सॉल्यूशंस आपके पास में, कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसको डिटेल में आपको वापस भेज दूंगा। क्लियर है बेटा सबको? और जो बिटली लिंक है वो आप सभी को बिटली लिंक भी मिल जाएगा ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के ऊपर, तो वहां से बिटली लिंक को ज्वाइन कीजिए। वहां डीपीपी और मॉड्यूल दो चीजें मिलेंगी, +1 की डीपीपी एंड मॉड्यूल, दोनों में से किसी में क्लिक करेंगे। दोनों के अंदर मैंने वो बुक डाल रखी है +1 की, जिसके अंदर एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस हैं। मुझे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट 100% चाहिए, उसके सॉल्यूशंस 100% चाहिए। उसके अलावा फिर आप मेंस और एडवांस लेवल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। बिल्कुल थ्योरेटिकल लेसन है, इसके अंदर कोई आनी जानी है नहीं ज्यादा। ठीक है, हल्के फुल्के फॉर्मूलाज आते हैं, छोटी मोटी चीजें आती हैं। यहाँ पर देखा, हाउ डू एलिमेंट्स आर नेम्ड एज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में उनको कैसे नाम देते हैं? तो पहला देखिए क्या है भाई, मे बी साइंटिस्ट का नाम से नाम दे सकते हैं। दूसरा बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द प्लेनेट के नाम से नाम दे सकते हैं। ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग प्लेनेट के नाम। यस बेटा बोलिए। आर्यन बेटा, यस प्लीज, क्या क्वेरी आपकी? आर्यन, हैव यू एनी क्वेश्चन? आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओ तनीषा पूछ रही सिलेबस टेस्ट का। एक तो यही वाला लेसन जो चल रहा है, एक तो यही वाला लेसन, इसके 2 सेशन और लगेंगे आज के बाद। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसके बाद मेंस और एडवांस उठाना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, दैट्स इट। हाँ आर्यन बेटा बोलो, क्या कह रहे थे आर्यन? अपने हैंड रेज किया बेटा। सर मैं पूछ रहा था कुछ। अच्छा बोलो 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 प्रतीक सर बेटा। मतलब जो ये नाम है सर नेम्स प्लैनेट्स ग्रीक मैथोलॉजी के बेस पे हो सकते हैं सर, ऐसा जरूरी क्यों? सर प्लैनेट्स के नाम पे क्यों नहीं चाहिए सर? और वो भी सर ग्रीक प्लेनेट के मैथोलॉजी के नाम पर, हिसाब से सॉरी और किसी मैथोलॉजी के हिसाब से नहीं हो सकते? देखो, ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से तो इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों ने इस लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज घोषित कर रखा है, और ये है भी डेड लैंग्वेज। तो कोई भी साइंटिफिक नोटेशन जो होती है, एनी साइंटिफिक नोटेशन इज कवर्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट? डेड लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि लाइव लैंग्वेज वो होती है जो बोली जाती है। जैसे मैं और आप अब हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हिंदी के अंदर आपको पता होगा स्कूल को स्कूल बोलते हैं हिंदी में। देखिए आपको पता है ना, स्कूल को हिंदी में स्कूल ये लिखते हैं कि नहीं लिखते? हाँ सर लिखते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल में तो ये विद्यालय है। विद्यालय ये है ना, हिंदी वर्ड तो ये है। और ये यस सर। स्कूल तो एक्चुअल में यहां से उठाया हमने, SCHOOL। उस स्कूल इंग्लिश वाले वर्ड को हिंदी में एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? यस सर। कुछ वर्ड हर साल हर लैंग्वेज में जो लाइव है, जो बोली जाती है, हर लैंग्वेज में हर साल कुछ वर्ड नए आ जाते हैं, कुछ पुराने वर्ड खत्म हो जाते हैं। इसलिए उस लैंग्वेज के अंदर अगर साइंटिफिक नोटेशन वाले नाम दिए गए, हो सकता है 10, 20, 50 साल बाद जो हमने नाम दिया वो नाम ही उस लैंग्वेज से हटा दिया जाए, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए, हो सकता है। इसलिए हम कभी भी लाइव लैंग्वेज जो बोली जाती है उसके अंदर कभी भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के नाम नहीं देते हैं, तो देते हैं डेड लैंग्वेज में। अब ये जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ये वहां से देखो, इंडिया से घूमकर विदेशों में गया, विदेशों से घूम के वापस हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने अपना नाम का टैग लगा दिया, सीधी सी साफ बात ये। और उस टैग की वजह से हम लोगों को आज उन्हीं के नाम से सारी चीजें पढ़नी पड़ रही। तो वो लोग रूल डिसाइड करते हैं कि प्लेनेट का नाम क्या होगा, समझ गए? वो लोग रूल डिसाइड करते हैं, सॉरी एलिमेंट का नाम क्या होगा, तो वो अपनी डेड लैंग्वेज यूज करेंगे ना। संस्कृत भी एक डेड लैंग्वेज है इंडियंस के लिए, वो संस्कृत यूज नहीं करे। वो सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज भी संस्कृत है, पता है? सबसे ज्यादा वर्ड्स भी, शब्दावली जिसे बोलते हैं, सबसे ज्यादा शब्द दुनिया में संस्कृत के पास है, सबसे ज्यादा शब्द। हर यस एक सर। पर्टिकुलर चीज के लिए एक वर्ड है। और इंग्लिश बहुत छोटी लैंग्वेज है, पता है? 80,000 से ज्यादा शब्द नहीं है इंग्लिश में, टोटली 80,000 है। और इसमें से 2000 वर्ड अगर आप सीख गए तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलो, सिर्फ 2000 वर्ड। तो यानी कि इंग्लिश एक छोटी लैंग्वेज है, जबकि संस्कृत में लाखों वर्ड हैं।
और उनको और भी इंक्रीज किया जा सकता है, उसके कुछ रूल रेगुलेशन है। संस्कृत बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है, लेकिन और वो डेड भी है, वो बोली नहीं जाती है, तो इसलिए उसमें कुछ बदलाव भी नहीं हो सकता। और उसके रूल भी इतने जबरदस्त हैं कि साइंटिस्टों ने ये देखा है कि जब हम स्पेस के अंदर कोई लैंग्वेज को भेजते हैं, आप इस पे रिसर्च पेपर भी पढ़ सकते हैं, स्पेस के अंदर अगर कोई संस्कृत लैंग्वेज में बना के और नोटेशन करके और स्पेस के अंदर अगर कुछ भेजा जाता तो वो उसका अर्थ का अनर्थ नहीं होता, जबकि दूसरी लैंग्वेजेस में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी सैटेलाइट को अगर एक दूसरे को संदेश भेजना तो वो संस्कृत लैंग्वेज के नोटेशन सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी उसको नहीं उठाएंगे भाई, विदेश वाले थोड़ा उठाएंगे। और हमारे वाले तो हैं ही बेवकूफ इंडियंस, तो वो उनको फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को फॉलो नहीं कर रहे। उन्होंने हमसे सारी चीजें चुरा के और अपने नाम पे करवा ली। बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत सारी चीजों पर बहस भी हो रही है, बहुत सारी चीजों पर मत्था भी मारा जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट चलो वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये वजह है कि सारी चीजें ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ही करते हैं अंग्रेज। समझ में आ गया? क्योंकि ग्रीक में रोमन लैंग्वेज है, जो भी इनकी लैंग्वेज है वो डेड लैंग्वेज वो वाली उठाते हैं, इसलिए क्योंकि लाइव लैंग्वेज में वो वर्ड रखना ठीक नहीं है, तो डेड लैंग्वेज। जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल तो एन ए रखा हुआ है, ये आप सब जानते हैं, सोडियम का सिंबल एन है, लेकिन यस सर। पोटेशियम का के है। अब के का तो पी से कोई लेना देना नहीं है, एस से सोडियम का कोई लेना, तो ये इनके वो ग्रीक वाले नाम हैं जिनमें जिसका मतलब वही होता है, सोडियम और पोटेशियम होता है ग्रीक में नाम, है ना। तो इसलिए जैसे स्कूल को विद्यालय बोलते हैं, तो इन्होंने स्कूल लिखने की बजाय विद्यालय लिख देंगे, तो वो कहेगा यार विद्यालय का तो स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। बट क्योंकि विद्यालय का मतलब स्कूल ही होता है संस्कृत लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में, दैट इज वाई यहाँ सोडियम को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो उसका मतलब सोडियम ही बनेगा, बट ग्रीक में वो सोडियम बनता है। दैट इज वाई इन्होंने ये उठाया। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर, आ गई। ठीक है, तो इस वजह से ये लिया। अब प्लेनेट के नाम पे क्यों रखा भाई? अगलों की मर्जी है, ठीक है, किसी भी प्लेनेट के नाम पे लिख सकते हैं। वैसे एक चीज बता देता हूँ, जैसे मरकरी एक ग्रह है, पता है ना, बुध ग्रह को मरकरी बोलते हैं, वहां पर मरकरी पाई जाती है ज्यादा अमाउंट में, किसी में वेपर फॉर्म में मिथेन है, ठीक है। मार्स गैस, मार्स जो ग्रह है, मार्स बोलते हैं ग्रीक के अंदर उसको, मिथेन को, पता है, तो उसका नाम ही मार्स रख दिया अंग्रेजों ने, हमने तो उसका नाम मंगल रखा, उन्होंने रख दिया मार्स, ठीक है। अब देखो संस्कृत कितनी जबरदस्त और इसकी साइंस भी कितनी जबरदस्त है, पता है। जब श्लोक में अगर आप कभी कहीं पर बैठे हो किसी यज्ञ वगैरह में, इंडियंस जो यज्ञ करते हैं उसके अंदर भूमि सुत के नाम से मंगल को भूमि सुत मंगल बोला जाता है, भूमि सुत मंगल। अब कमाल की बात है कि भूमि सुत मंगल का मतलब क्या हुआ कि यानी भूमि से पैदा हुआ, यानी धरती से जो पैदा हुआ है उसका बच्चा। और साइंटिस्टों ने अभी थोड़े साल पहले ये डिस्कवर किया कि जो वो है मंगल ग्रह है वो धरती का ही पहले कभी टुकड़ा था। मतलब इतना प्योर साइंटिफिक होने के बावजूद भी हम लोगों को अनसाइंटिफिक मानते हैं अंग्रेज लोग, हमें बेवकूफ समझते हैं वो लोग, क्योंकि हमारे वाले तो मानते नहीं इस चीज को, हमारा इंडिया तो कुछ समझता नहीं है चीजों को। तो यही एक प्रॉब्लम है कि वहां काम पड़ रहे हैं, घूम फिर के हमारे पास ही आ रहा है साइंटिफिकली। आगे देखो भाई, प्लेस ऑफ डिस्कवरी, तो भाई प्लेनेट के नाम पे रख सकते हैं अगले, जहां जो चीज मिलती है प्लेनेट पे। प्लेस ऑफ डिस्कवरी के नाम पे मे बी ऑन द मीनिंग ऑफ द एलिमेंट विद इट्स बिहेवियर, एलिमेंट और उसके बिहेवियर के नाम पे रख सकते हैं। तो ये कुछ नाम है, जैसे प्लेस ऑफ डिस्कवरी एमरेशियम, ये मैंने आपको बताया भी था, अमेरिका का नाम एमरेशियम है। प्लेनेट नेम मरकरी, ये भी आपको पता है। साइंटिस्ट नेम बोरियम, सी बोरियम, ठीक है, रदरफोर्डियम, रुंटगेनियम, बहुत सारे नाम है साइंटिस्टों के नाम पे, तो ठीक है। बिहेवियर के नाम पे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन नॉट गॉट इट्स नेम बिकॉज इट्स द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन गॉट इट्स नेम बिकॉज इट फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन पानी से लिया गया, हाइड्रोजन का शायद मतलब ग्रीक वगैरह में पानी होता होगा, इसलिए हाइड्रोजन को पानी से की वजह से बोला जाता है। रुबिडियम इज नेम्ड ड्यू टू द डीप रेड कलर, रुबिडियम को उसके लाल रंग की वजह से। रूबी नाम सुना होगा ना, रूबी जो होता है एक हीरा पन्ना ऐसा कुछ होता है, ठीक है, एक क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ना मोती टाइप में होता है, लाल हीरा सा नहीं होता सर? हाँ वैसा सही, ठीक है, रूबी। और आपको पता नहीं कौन सा देश है, यूक्रेन टाइप में कोई देश है, उसकी रूबी सबसे महंगी होती है। एक रत्ती रूबी जो है वो 5 लाख रुपए की होती है, 5-5 लाख की। एक तनिष्क की दुकान पे बैठा था, मैंने कहा हीरे से भी महंगी कोई चीज आती है? कहते जी बिल्कुल, रूबी भी हीरे से महंगी आती है, लेकिन डिपेंड करता है क्वालिटी पे। तो उसने कोई देश का नाम बताया कि वहां से डिफाइन होता है, वो सर्टिफाइड देंगे, हम सर्टिफिकेट देंगे, और उसके एक रत्ती की कीमत जो है, एक रत्ती में शायद 5 ग्राम होते हैं, 7 ग्राम ऐसा कुछ होता है, मुझे पता नहीं कितना होता है, लेकिन उस 5-4 ग्राम की कीमत 5 लाख रुपए, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वालिटी पर। बट हमने हीरे का नाम बहुत सुना है, इसलिए हमें लगता है कि डायमंड ही सबसे महंगा है। ये याद रख लेना, जिसका नाम होता है उसे हम वैल्यू देते हैं, जिसका नाम नहीं है उसको वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन हो सकता है उसकी वैल्यू उससे ज्यादा हो। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? बहुत सारी चीजें हैं बेटा दुनिया में जो हमें पता ही नहीं है, बस हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। बहुत से लोगों को तो
टिपिकली मूर्ख बनाया जा रहा है। हम सभी के सभी, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने अपनी मर्जी से साइंस ली है तो सबसे बड़ी गलतफहमी में है हम। क्यों जानते हो? जितना भी ये प्रपंच रचा हुआ ना, ऊपर जो मंत्री बैठते हैं उनका रचा हुआ है, और उन मंत्रियों के नीचे बैठते हैं आईएएस अफसर। तो किसी जनता को कैसे मूर्ख बनाना और उनको क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, वो फैसला कौन करता है? आईएएस ऑफिसर कागजों में बनाते हैं और उसके बाद में उसको अप्लाई करते हैं और उसके बाद में सत्यानाश करते हैं। याद रख लेना, उनको पता है उन्हें क्या पढ़ाना। तो आप अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहे हो। हमारी तो गलतफहमी में कि हम मर्जी में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये फैसला हमारा है, लेकिन हम किससे इन्फ्लुएंस हुए हैं? आप अपने आस पड़ोस से इन्फ्लुएंस होते हो, ठीक है, अपने स्कूल से इन्फ्लुएंस होते हो, अपने स्कूल के टीचर से। और स्कूल के टीचर क्या करते हैं? अगर सरकार सिलेबस बदल दे तो वही पढ़ोगे जो सरकार ने पढ़ाया, वो चीज पढ़ोगे ही नहीं जो सरकार नहीं पढ़ाती। और इसका मतलब आप उसी चीज को सच मानोगे जो आपने पढ़ा। ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हमेशा से मंत्री अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं और फिर सरकारें हमारे ऊपर रूल करती हैं। और सरकार राजा ही होती है, याद रख लेना। पहले राजाओं के राज थे, अब सरकारों के राज है। सब माइंड गेम है। 5% पीपल ही समझते हैं, उनके खुद के फैसले खुद करते हैं और वो सच्चाई को समझते हैं, लेकिन उन्हें भी टाइम लग जाता है समझने में। 95% पीपल्स इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनके फैसले खुद के नहीं होते। बाकी लक भी है कुछ हद तक कि फैसला भले आपने ना किया, लेकिन लक अच्छी है तो आप बहुत अच्छे रह सकते हो। ये डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। तो ड्यू टू द फेंट ग्लो ऑफ एयर, फॉस्फोरस को इसका नाम मिला। फेंट ग्लो का मतलब है यानी इसकी फीकी सी कुछ ग्लो होती है, चमक होती है इसके अंदर, तो इसलिए फॉस्फोरस का नाम रखा गया। तो ये 3 पॉइंट्स हैं भाई, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। आईपीसी ने मतलब जेड का एटॉमिक नंबर किसी का 100 से ऊपर है तो देखो क्या हुआ था, ये मैं आपको बताता हूँ। साइंटिस्टों के नाम पे रख दिया, प्लानेट के नाम पे रख दिया, लेकिन 100 से ऊपर जो एलिमेंट थे ना, कुछ देश कहते मैंने ढूंढा मैंने ढूंढा मैंने ढूंढा, कुछ कहते मैंने ढूंढा, दूसरा कहता मैंने ढूंढा, दोनों की होगी लड़ाई। आईयूपीएसी कहती भाड़ में जाओ, हम तुम दोनों में से किसी का नाम नहीं रखते, कर लो जो करना। समझ में आया? तो आईयूपीएसी ने क्या किया, 100 से ऊपर अब जो भी नए एलिमेंट मिलेंगे हम अपने हिसाब से नाम देंगे। आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक कमेटी बनी हुई है, सभी देशों के साइंटिस्ट उसमें बैठे हैं और वही फैसला करती है कौन से देश का क्या करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है सबको? ठीक है। Yes, तो सबको भगा दिया उसने। तो अब देखो कौन सा, फिर उसके लिए क्या रूल है, वो रूल देख लीजिए जरा। रूट वर्ड आर टुगेदर इन द 0 to 9, 0 से 9 के बीच में उनको कुछ नाम दिया हुआ है। ईएम इज द एडेड, ईएम को लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। एक तो ये याद रख लेना, जो मैं मार्क कर रहा हूँ सिर्फ उसी को पढ़ लेना, बाकी की जरूरत नहीं है। ईएम को लास्ट में ऐड करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग सिंबल्स आर हैज 3 लेटर्स, सिंबल्स में 3 लेटर होते हैं, डिजिट एब्रीवेशन। 0 के लिए लगाते हैं निल, निल के लिए एन, 1 के लिए अन, यू, 2 के लिए बाई, बी, ट्राई, टी, क्वाड, क्यू। निल अन बाई ट्राई क्वाड, बाई ट्राई क्वाड आपको समझ आएगा। निल और अन याद रखना है बस, 2 निल और अन। बाई ट्राई क्वाड, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, क्वाड का मतलब 4, ये सबने पढ़ा हुआ। निल और अन, निल मतलब 0, वो कहता है ना निल बटा निल, 0 बटा 0, इसको कुछ नहीं आता, ये 0 है, ये निल है। निल भी आप वहां से याद रख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। उसके बाद अन, अन 1 के लिए होता है, बस इतना सा याद रखना। और बाकी सबका पहला लेटर है वो तो आपको पता ही लग जाएगा, निल का एन, अन का यू, बाई का बी, ट्राई का टी, क्वाड का क्यू, वो तो आप कर ही सकते हो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पेंटा के लिए 5 आता है, हेक्सा के लिए, हेक्स के लिए 6 आता है, ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं। पेंट, हेक्स, सेप्ट। अब देखो हेप्टेन होता है एक, हेप्टेन 7 कार्बन के लिए हेप्ट लगाते होंगे ना, यहाँ सेप्ट लगा रखा है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। अब कोई मेरे को बताएगा सेप्ट का मतलब कितना होता है? 7? यस, सही है। यस सर। सेप्ट का मतलब 7 है और ये रोमन लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। तो सितंबर, सितंबर का मतलब 9th मंथ क्यों है भाई? 7 क्यों नहीं है? क्या गड़बड़ है सर? कैलेंडर अलग होगा ना। कैलेंडर कैसे अलग हो सकता है बेटा? सेप्ट को रखा हम ही तो है। सुनिए, ओक्ट का मतलब 8, सेप्ट का मतलब 9, ऐसा 7, सेप्ट का मतलब 7, ओक्ट का मतलब 8, नोन का मतलब 9 होता है, डेक का मतलब 10 होता है। डेक दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। तो 10वां मंथ था दिसंबर, 11वां मंथ जनवरी, 12वां मंथ फरवरी था और पहला मंथ था मार्च। ग्रीक कैलेंडर में, ग्रीक नहीं, इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग सारे ग्रीक इंडियन के अकॉर्डिंग चलते थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी साइंटिफिक बात बता रहा हूं। मंथ की कैलकुलेशन सबसे पहले इंडिया में हुई थी,
कैलकुलेशन टाइम की सबसे पहले इंडिया के अंदर, एंशिएंट इंडिया के अंदर 12 महीने थे। एंशिएंट इंडिया के अंदर आपको पता होगा चैत्र, माह, पो, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं इसको, ज्येष्ठ, ऐसे वाले उनके देसी महीने थे 12। और पहला महीना शुरू होता है कब? अप्रैल से। आप लोगों के पेपर कब होते हैं? मार्च में खत्म होते हैं, समझ गए? तो मार्च में एंडिंग होता है, अप्रैल नया सेशन होता है। एक्चुअल में मार्च ही साल की शुरुआत होती है, मार्च और अप्रैल के बीच में कहीं शुरुआत होती है, कभी कभी अप्रैल में होती है, कभी कभी मार्च में होती है, क्योंकि देसी महीनों में तारीखें बदलती रहती हैं, समझ गए? तो अंग्रेज भी उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। फिर अंग्रेजों ने जब अपना मंथ बनाए, जनवरी फरवरी बना दिए, ठीक है, तो मार्च उनका पहला मंथ था, सभी अंग्रेजों का मार्च पहला मंथ था। उसके बाद क्या हुआ? फिर अंग्रेजों को लगा हम तो इंडियंस को फॉलो कर रहे हैं, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने कहा जनवरी विल बी द फर्स्ट मंथ। अब गड़बड़ हो गई, जनवरी को फर्स्ट मंथ तो कह दिया महाराजों ने, लेकिन ये ओक्ट सेप्ट ये तो बदलना भूल गए। और आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अप्रैल पहला दिन होता है नए साल का। पहले सभी देश 1 अप्रैल को न्यू ईयर मनाते थे, और बाद में अंग्रेजों ने इस ट्रेंड को बदल दिया, और जो भी अंग्रेज या कोई दूसरी कंट्री 1 अप्रैल को न्यू ईयर मनाते थे, उन्होंने, अंग्रेजों ने उसे अप्रैल फूल का डे बनाया। ये मूर्ख लोग हैं जो 1 अप्रैल मना रहे हैं, और आज हम उस अप्रैल फूल को भी मनाते हैं। हमारे नए साल को हम खुद ही अपने आप को मूर्ख बोलते हैं कि हम मूर्ख हैं, हम नया साल मना रहे हैं। और ये अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, और आज हम अंग्रेजों के लिए 1 जनवरी को, उन्होंने खुद हमसे कॉपी किया। देखो कितनी बड़ी विडंबना है, हमसे कॉपी किया और फिर उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, और वो बीच में अभी भी गलती रहेगी। सितंबर 9 नहीं होता, सितंबर 7 ही होता है, लेकिन उन्होंने बाद में उसको 9 बनाया, क्योंकि दिसंबर को 12 बनाना था, दिसंबर तो 10 था, 11वां हो गया जनवरी, 12वां हो गया फरवरी, मार्च आ गया फर्स्ट। समझ में आया? ये प्योर प्योर हिपोक्रेसी टाइप में बेटा, पूरी दुनिया में ऐसा चलता है, जिसका राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो अमीर है वो अपनी बात मनवाता है, वही अपना इतिहास लिखता है, याद रख लेना। पावरफुल लोग ही इतिहास लिखते हैं। कभी सुना है कि गरीब या फिर कमजोर आदमी अपनी बात रखेगा कि मैं कमजोर था इसलिए मेरे को मारा गया, और वो इतिहास लिखेगा? कोई नहीं लिखता। ये उसका सबूत है, प्योर साइंटिफिकली। अप्रैल का न्यू ईयर बेटा, इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग तो आज भी लोग अप्रैल को न्यू ईयर मनाते हैं। इंडियंस के अंदर उनका कैलेंडर अलग से चलता है, जो इंडियंस का देसी कैलेंडर, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं मानती है। विडंबना ये है, पूरी दुनिया ने हमसे चुराया और फिर उसमें चेंज कर दिया, और चेंज करके हमने उसको एक्सेप्ट किया। ये सबसे गलत बात है। अरे हमारे को फॉलो कर रहे हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, किसने बताया? इंडियंस ने। कहीं पर भी पूरे इतिहास में पढ़ के देख लेना, हफ्ते में 7 दिन इंडियंस ने बताया, उससे पहले 7 दिन उनको पता ही नहीं था। मतलब टाइम को अगर बांटा है, सेकंड कितना होता है, मिनट कितना होता है, ये सारी कैलकुलेशंस इंडियंस ने सिखाई थी। तारों की भाषा हमने सिखाई थी। कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। कौन से होते हैं वो नक्षत्र? मून क्या है, अर्थ क्या है, कैसे प्लेनेट घूमते हैं, सारी चीजें हमारे इंडियंस मैथोलॉजी के अंदर आपको मिल जाएंगी। लेकिन उन लोगों ने उसे कॉपी करके और उसको अपना बना दिया, और ये साफ साफ एग्जांपल आपके सामने, और हमने उन्हीं को मान लिया, अपने वाले को छोड़ दिया। कमाल है ना? यस बेटा, फर्स्ट डे से नवरात्रा स्टार्ट होता है, वो वही फर्स्ट डे, और वो कह सकते हो फर्स्ट ईयर का वो होता है ना? कमाल की बात। तो यहां से अब आपको पता लग गया होगा भी सितंबर 7 होता है। ये खुद बता रहे हैं गधे कि सितंबर 7 होता है, और फिर खुद सितंबर के अंदर 9th मंथ बताते हैं। 2 महीने का गड़बड़ कर दिया इन्होंने, है ना? गलती यहां पर सुधार नहीं पाए वो, और वो पक्के वाला प्रूफ बन गया। अब अगर 8 होता है, अक्टूबर में 8 नहीं होता, अक्टूबर 10वां महीना होता है ना? ईन, वैसे नो नेम भी लिखते हैं, डेक भी लिखते हैं, यहां पर इन्होंने ईन लिखा। लास्ट वाला ये वाला भी आपको याद रखना पड़ेगा, ईन, और पहले वाला निल, और उसके बाद फर्स्ट के लिए अन, 0 के लिए निल, फर्स्ट के लिए अन, लास्ट 9th के लिए ईन। बस इतना याद रखना पड़ेगा। बीच वाले तो आप कर सकते हो, बाई, ट्राई, क्वाड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, जो भी है ना? पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ओक्टा, सब कुछ। आगे देखो, जैसे 105 का आपको नाम लिखना है। 1 के लिए क्या लगाते हैं? अन। 0 के लिए क्या लगाते हैं? निल। और 5 के लिए क्या लगाते हैं? पेंट। अन, निल, पेंट, ईएम लास्ट में लगाते हैं, याद है ना? ईएम लास्ट में लगा दो, और इसका नाम क्या हो जाएगा? अन, निल, पेंट, UNP, ये इसका सिंबल हो जाएगा, UNP। समझ में आ गया सबको? यस सर, ये सही तरीका है सर। सर अगर ऐसे ही सभी एलिमेंट पे करा होता ना, सब याद रहते। अरे मैं सब याद करवा दूंगा, मत चिंता करो, मत चिंता करो उसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 107 के लिए, 107 के लिए 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, और 7 के लिए सेप्ट। सितंबर में 7 होते हैं,
और ईएम लग जाएगा लास्ट में, तो अन, ये सीधा सीधा आ गया। 110 के लिए 11 अन अन, 0 निल ईएम, अन अन निलियम, UUN सिंबल। 118 के लिए अन अन, आगे क्या ओक्ट, आगे क्या ईएम, अन अन ओक्ट ईएम, UUO। 135 के लिए अन ट्राई पेंटियम। सर ये 135 से अब तक जाती नहीं हुआ है कब ना सर। 135th एलिमेंट जो है वो अरे अगर मिला तो, अगर मिल गया ऐसा एलिमेंट तो हम उसको ऐसे ही नाम देंगे। क्लियर है? यस अगर मिल गया तो दैट इज द थिंग, कि ऐसा नहीं कि मतलब उन्होंने तो एक मेथड रख दिया 100 से ऊपर कुछ भी मिले आपको तो 200 में एलिमेंट का नाम बताओ भाई। 200 अगर एलिमेंट हमें मिल गया गलती से तो उसका नाम क्या होगा? सर 118वां एलिमेंट है कौन सा? 118वां ओजी ऑर्गेनाइजेशन। सर इसका नाम अलग है, उसका नाम अलग है सर। ये सर क्या बन रहा है सर? अनऑक्टियम सर, इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन है। अनन नीलियम है, किसका नाम? अरे मैं पूछ रहा हूँ, पहले मेरे को मेरा आंसर दो, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो। पहले मेरे को ये बताओ 200 वाले का नाम बताओ। सर बाई नील निल 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 और इसका सिंबल क्या होगा? BNN। ठीक है, इस तरह से सिंबल और नाम चलते हैं, बस सीधी सी बात है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो ये 10 के 10 नाम याद ही रख लीजिएगा, दैट्स ऑल। आगे देखते हैं फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो भाई फाइंडिंग पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं ये तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। सेकंड शेल है तो सेकंड में होगा, थर्ड है तो थर्ड में होगा, फोर्थ है तो फोर्थ में होगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर भी सकते हैं, ये आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस में मिलेगा। यस दर्शना बेटा बोलिए, आपका क्या डाउट है? सर 118th एलिमेंट सर ओजी होता है सर, यहाँ पे तो यूयू लिखा है। अरे ओजी होता है, मैंने बोला इन नाम में डिस्प्यूट था, गड़बड़े थी, ठीक है। तो आईयूपीएससी ने बोल दिया कि 100 से ऊपर जितने भी नाम है, क्योंकि बहुत सारे क्लेम कर रहे थे, केस कर दिए थे, इंटरनेशनल जो कोर्ट है वहां पर केस कर दिए देशों ने, मेरे नाम से छापो, मेरे नाम से, वो कहता मेरे नाम से, आपस में झगड़ रहे थे। तो शुरू में जो आईयूपीएससी ने नेम दे दिए, उसके बाद में बोला भाड़ में गए सारे के सारे नाम, ठीक है। हालांकि मैंने वो लिख रखे हैं, वो पहले वो चलते थे, लेकिन बाद में जब इनके वो कहते हैं ना जागे, सभी देश जाग गए कि अरे मेरा नाम होना चाहिए, उसका नहीं होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। अब इंडिया भी क्लेम कर दे, दिन 7 होते हैं एक हफ्ते में, हमने बताए, है ना। महीने में कितने दिन होंगे हमने बताए। मून डेज के हिसाब से चलते हैं, 28 दिन का एक मंथ होता है मून के हिसाब से। मून जो सर्कल काटता है अर्थ के चारों तरफ 28 दिन, तो देसी महीनों के अकॉर्डिंग 28 दिन होते हैं। और अंग्रेजी महीने कहते हैं कभी 30, कभी 31, कभी 30, कभी 31। और लास्ट में जब दिनों में गड़बड़ आई तो उन्होंने लास्ट में फरवरी जो लास्ट मंथ था उसमें 28 कर दिए, क्योंकि दिन बच गए वहां पर, वो कम रह गए दिन, समझ गए, पूरे साल के, तो वहां पर 28 कर दिया उन्होंने। लेकिन हमारे देसी महीनों के अकॉर्डिंग 28 दिन का मंथ होता है। और उसमें ना प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, यानी कि मून जो चक्कर काटता है 28 दिन में अपना सर्कल पूरा कर लेता है। पूरे 28 दिन नहीं लगते उसको, कभी कम कभी ज्यादा, वो 1-2 दिन का हेर फेर जो होता है, इस वजह से हमारे मंथ्स जो है वो आगे पीछे चलते हैं, समझ गए। और वो प्योर साइंटिफिक है, रिलेटिव मोशन ऑफ प्लेनेट के अकॉर्डिंग हमने नाम दिए हैं, ये प्योर साइंटिफिक है। रिलेटिव मोशन ऑफ प्लेनेट का मतलब ये है कि टाइम भी ना रिलेटिव होता है। टाइम ऐसा नहीं है कि अब 1 बजा तो 1 ही बज रहा है, रिलेटिव होता है। उसके लिए आइंस्टीन ने थ्योरी दी है बहुत बड़े लेवल पर, तो उसके अकॉर्डिंग नाम होते हैं। तो यानी कि अगर आप किसी प्लेनेट का टाइम अगर आप फिट कर रहे हो, तो प्लेनेट का या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टाइम फिट कर रहे हो। आप लोग हमेशा मंगाते हो ना डेट ऑफ बर्थ, कभी देखा है कि जो इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो त्योहार आते हैं, ठीक है, कोई भी त्योहार उठा के देख लो, आपको ध्यान से समझ में आएगा, वो मून के प्लेनेट के हिसाब से, या फिर यूं बोलते हैं कि वो प्रथमा थी, द्वितीया थी, पूर्णिमा थी, अमावस थी, है ना, दूज का चांद, चौथ का चांद, पता होगा ना, सबको पता है, चांद को देखते हुए ये सारे त्योहार वहां मनाए जाते हैं। तो वो अगली बार, मान लो इस बार 10 नवंबर की दिवाली आ गई, अगली बार 10 नवंबर की दिवाली नहीं आती, वो 5 अक्टूबर की आ जाती है, दिवाली की डेट बदल जाती है। वो देसी महीनों के हिसाब से मून के प्लेनेट को रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट डेट वही है। आपका बर्थडे आप मनाते हो, मेरा बर्थडे 10 तारीख को है, 10 जून को है, 11 जून को है, किसी का कब है, वो गलत मनाते हो। मून के अकॉर्डिंग देखा करो, जब आप पैदा हुए थे तो मून के अकॉर्डिंग कौन से मंथ में कौन से उसके अंदर पैदा हुए थे। जैसे मैं मेरे लिए बताता हूँ, मेरे लिए मेरा बर्थडे डेट किसी को पता नहीं है, मम्मी को भी नहीं पता, क्योंकि देसी टाइम था, मेरे मम्मी अनपढ़ थे, ऑब्वियस सी बात है।
और जो मैं जहां पैदा हुआ था वहां पर सारे ऐसे थे, मेरे पापा ने ध्यान दिया नहीं। तो लेकिन मेरे मम्मी को इतना पता है कि भाद्र अमावस की, अगस्त में जनरली भाद्र अमावस आता है, जनरली अगस्त में आता है, भाद्र अमावस की अमावस को, भाद्रपद की यानी भाद्र वाले मास की अमावस को मैं पैदा हुआ था। तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट अगर करता हूं तो भाद्र अमावस की, भाद्र मास की अमावस को सेलिब्रेट करता हूं, बात खत्म, मून के हिसाब से। जैसे हम किसी बड़े, जैसे बुद्ध पूर्णिमा आती है ना, यानी कि बुद्ध जिस दिन प्रकट होते हो पूर्णिमा, राम नवमी आती है, राम जिस दिन पैदा हुए थे, समझ में आया, नवमी के दिन, चैत्र मास की नवमी के दिन पैदा हुए थे। ये चीजें ज्यादा साइंटिफिक हैं, बजाय कि हम ये एक दो अंग्रेजों वाली तारीखें तो बदल जाती हैं, इनको खुद को ही नहीं पता उल्लुओं को, समझ में आया। ईद मनाई जाती है, ईद का चांद वो हमेशा दूज का चांद होता है, ध्यान देना उस चीज पे, ये चीज कभी किसी ने नोटिस नहीं की होगी। वी आर मोर साइंटिफिक देन द अदर्स, लेकिन हम अपने आप में ही मूर्ख हैं भाई। तो दैट इज वाई वो चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए, और हम लोगों ने वो चीजें पहले सर्च की थी अगर सोचा जाए। अब आगे देखिएगा, तो फाइंडिंग द पोजीशन, पोजीशन तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो, 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में कैसा है, कौन सा है, तो ये मैं इस पे मत्था नहीं मारने वाला, ये आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। कार्बन, कार्बन कहाँ आता है, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, 2s2 2p6, ये जितना भी आएगा 14, 10 + 14 क्या लिख रखा है, ये ग्रुप नंबर है। ग्रुप नंबर कैसे ढूंढोगे, 1 2 3 4 पीरियोडिक टेबल देखिए, आपको मिल जाएगा ग्रुप नंबर कैसे ढूंढते हैं। फॉर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में कैसे ढूंढते हैं, ये सारी चीजें मैं छोड़ रहा हूं भाई, आप खुद कर सकते हैं। नोट एक जरूर पढ़ेंगे, क्या लिखा है, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट रिकॉल्ड देन ऑलवेज रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और उसके बाद में 4s2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बकवास चीज है। फाइंडिंग द पीरियड, ये भी बकवास चीज है, ठीक है, इसको मैं कोई मार्क नहीं लगा रहा, ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है एक भाई, व्हाट इज द पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक फॉर CS, सीजियम के लिए कौन सा है, एटॉमिक नंबर दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ज़ैनन में 54 आते हैं, +1 आ जाएगा, तो ज़ैनन का ग्रुप नंबर ढूंढ लो, उसका पता होना चाहिए। ज़ैनन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s1 आती है, इसके लिए सेम वही आएगी, तो 6th पीरियड आएगा, ठीक है, और S ब्लॉक है तो पहले ग्रुप में आ जाएगा, सीधा और सिंपल, निकाल सकते हो ये सारे के सारे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ग्रुप नंबर पता लग जाएगा, पीरियड नंबर पता लग जाएगा, ब्लॉक नंबर पता लग जाएगा। यस बेटा, सामने बेटा कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेस पर। मेटल्स, ऑल मेटल्स, DSF, S, D और F ब्लॉक सारे के सारे मेटल हैं, पता है सबको, एक्सेप्शन हाइड्रोजन को छोड़ के। आर मेटल्स, फ्यू P ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो मेटल्स, कुछ P ब्लॉक हैं जो वो भी एलिमेंट मेटल हैं, ये भी आपको पता है। नॉन मेटल, सिर्फ P ब्लॉक में नॉन मेटल मिलती है, मेटल भी मिलती है, मेटलॉइड भी मिलती है, इसमें तो तीनों मिलते हैं। मेटलॉइड, मेटलॉइड मैंने सारे बता दिए थे आपको, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम और टेल्यूरियम। यस, क्लियर है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, गुड कंडक्टर, लस्टर, डक्टाइल, फलाना फलाना धिमकड़ा, लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, ये होती है मेटल। मेटल की साइंटिफिक डेफिनेशन दो, विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली, दैट आर मेटल्स, ये साइंटिफिक वो है डेफिनेशन। उसके अलावा प्रॉपर्टीज में लिखते हो, गुड कंडक्टर है, लस्टर बढ़िया है, डक्टाइल होती है, मैलिएबल होती है, हार्ड इन नेचर होती हैं, एक्सेप्शन सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्शन मरकरी है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। बस इतना ही, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये सारी बातें तो आप लोगों ने पढ़ रखी है ना, बकवास चीजें, लेकिन मेन डेफिनेशन ये होती है, इसलिए मैंने इस डेफिनेशन को मार्क किया है, ठीक है। तुच्चू लेवल की ये चीजें तो कर लोगे, डेफिनेशन कोई पूछे तो यही बतानी है। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है भी, गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, ये इसकी डेफिनेशन है। ब्रिटल होती है, पुअर कंडक्टर होती है। ब्रिटल का मतलब बताएगा कोई मेरे को? मुझे थिंक कर सकते हैं मामा सर जो चमक नहीं सकती, जो चमकती नहीं है, क्या मेरे को किसी कुछ नहीं समझ में आया, एक एक करके सर बोलो। चमकती नहीं है वो, ब्रिटल का मीनिंग। ना 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 ना, चमकना नहीं है, गलत। ब्रिटल का मतलब सर टूट जाने वाली, सर टूट जाने टूटने वाली, जल्दी से टूटने वाली, जैसे शीशा होता है, ग्लास, ग्लास होता है ना, ग्लास आसानी से टूट जाता है, पड़क से टूटता है, टड़क, जैसे बिस्कुट की तरह टूटना, समझ गए? यस सर, कप हो गया। मेटल को मोड़ो, ग्रेफाइट, सुनिए सुनिए सुनिए, मेटल को मोड़ो वो मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं, लेकिन नॉन मेटल को मोड़ो वो पड़क से टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं। क्लियर है? यस सर, यस सर। दैट इज इट। तो ब्रिटल का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मेटलॉइड, सेमीकंडक्टर होते हैं ये मेटलॉइड्स,
ठीक है, यानी कि सेमीकंडक्टर का क्या मतलब होता है, बीच में आते हैं। दूसरा, ये भी ब्रिटल होते हैं, ये भी ब्रिटल होते हैं भाई। और तीसरी प्रॉपर्टी है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। टेम्परेचर बदलने पर ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। दैट्स ऑल। तो ये था भाई उस पहले वाले लेक्चर का, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट। अब इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब जरा लेक्चर नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होगा, उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था मिस, तो इसलिए मैंने वो कवर कर दिया। उसको वापस अपडेट कर दूंगा यही वाली शीट को दोबारा से। अब देखिए टॉपिक टू बी कवर्ड इन द सेशन, पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस, जनरल ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियस और इरेगुलरिटी इन वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इसको देखो, पेनिट्रेशन पावर क्या होता है भाई, जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास वाला मतलब वो ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है। जो दूर है, पी ब्लॉक, पी ऑर्बिटल ऐसा होता है, तो यहां पर तो ये कम है, यहां पर इसका लोब मोटा है, तो यानी कि ये दूर रहता है न्यूक्लियस से, इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है। डी ब्लॉक एलिमेंट, 4 लोब होते हैं उसके डी ब्लॉक के, ठीक है, इस तरह से 4 लोब है, तो ये और भी दूर रहता है पी से भी। और एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसके तो लोब का ही नहीं आप अभी तक पता है, वैसे इसकी शेप आगे हायर क्लासेस में आती है, नीड नॉट टू नो दैट। तो भाई एस जो है वो सबसे ज्यादा पास है, तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा एस की है। पी दूर है, उसकी पेनिट्रेशन पावर दूर है, डी और दूर है, एफ और दूर है। क्लियर है ये सबको? यस सर। अब एक बात याद रखना, अगर एफ जो क्या बोलते हैं उसको, सबशेल है, वो अगर 4th वाला है और एस सबशेल छठा वाला है, तो 4th वाला नजदीक होगा या छठे वाला? सर क्या? तो छठा वाला। छठा वाला नजदीक होगा। अरे उसकी एनर्जी कम होती है, नजदीक तो 4th वाला ही होगा ना। 4f और 6s, बताओ न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक कौन है? 4f वाला नजदीक, 4f वाला जिसका है सर, शेल 4f नंबर वाला है। कम होगा वही नजदीक होगा। हालांकि एनर्जी तो 6s की कम है, 4f की ज्यादा है। एनर्जी लेवल याद रख लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, SFDP SFDP, S के बाद F भरा जाता है और 2 कम वाला भरा जाता है, तो S 6s के बाद में हम 6s के बाद 4f को फिल करते हैं। इसका मतलब 4f की एनर्जी ज्यादा है, 6s की कम है, तो ये पहले भरा जाएगा, भरा पहले जाएगा। बट ये है तो न्यूक्लियस से दूरी ना, यहाँ 4f है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर है 6s। भले ही इसकी एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा पहले, इसमें नहीं आएगा, बट नजदीक कौन ज्यादा है? ये नजदीक ज्यादा है, तो पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा है? एफ की। तो अगर शेल नंबर सेम होता है, छठी शेल का ही एफ है, छठी शेल का ही एस है, एस भी छठा, एफ भी छठा, तो फिर एस ज्यादा नजदीक होगा, एस की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। शेल नंबर सेम होना चाहिए, तभी पेनिट्रेशन पावर को कैलकुलेट कीजिए। गॉट माय पॉइंट? यस सर। सर वैसे कब Yes, फायदा sir. होता है इसे कैलकुलेट करने से, प्रॉफिट इसका बेटा कुछ? क्या? सर इसे कैलकुलेट करके हमें प्रॉफिट क्या होता है, इसका कुछ इसे यूज होता है ऐसा किसी चीज में? प्रॉफिट ऐसा यूज होती है कोई? सिग्निफिकेंस बोलते हैं, ठीक है। देखो इसका यूज होता है जब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन पावर की, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप उसके, प्रतीक बेटा कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर। ठीक है, तो देखो किसी इलेक्ट्रॉन को जब हम बाहर निकालना चाहते हैं एटम से, तो उस टाइम पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अगर एटम से बाहर निकालना, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये इसका बेनिफिट है। हमें पेनिट्रेशन पावर पता तो हमें पता लग जाएगा ये ज्यादा एनर्जी दे लेगा, ये कम लेगा। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, यस तो ये भाई आगे देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? सीधी सी बात, बहुत सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, बाकी इन्होंने तो बकवास कर रखी है। आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एंड अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, यहां पर है इलेक्ट्रॉन 2, नेक्स्ट वाले में फिर से मान लो जितने भी हैं 4 5 6 7 जितने भी हैं, उससे नेक्स्ट शेल एक और है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आया सभी को? यस सर। अब देखो न्यूक्लियस भाई साहब क्या कर रहे हैं, अंदर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, अंदर वाले को भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? सबको कर रहा है। तो यस सर। ये तो सबको करेगा, सर कर रहा है। बट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाले भी सारे के सारे, ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाली शेल बैठी है ना, इनके इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेल्स इलेक्ट्रॉन, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, करेंगे।
यस सर करेंगे। इसी सर को एक बोलते क्वेश्चन हैं, है। इस एक मिनट बेटा, इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब क्या होता है भाई, जैसे वो आपने पुरानी लड़ाइयां देखी होंगी, उसमें वो Protect एक करने के ऐसे लिए। शील्ड होती थी तलवार को रोकने के लिए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में शील्ड, समझ गए, गोल गोल। वो क्या बोलते हैं, सुपरमैन सबने देखा होगा ना, उसने गोल सी शील्ड ले रखी, कोई मुक्का मारता है उसको आगे कर देता है, देखा है? यस सर। वो शील्ड होती है। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर वाले अंदर आना चाहते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड बना लेते हैं कि उसको रिपेल करेंगे, उसको अंदर नहीं आने देंगे, बात खत्म। यही है शील्डिंग इफेक्ट। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने से रोकते हैं, इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अंदर वाले बाहर वालों को रोकेंगे, बाहर वाले अंदर वालों को तो रोक ही नहीं सकते। बाहर वाले अंदर आ रहे हैं तो वो अंदर वालों को और धक्का मारेंगे कि तू यार आगे जा, मेरे को भी जाने दे, समझ गए? तो बाहर वाले नहीं रोक सकते, बट अंदर वाले बाहर वालों को रोक सकते हैं। समझ में आ गया? सर एक क्वेश्चन था। हाँ, अब बताओ क्वेश्चन। सर जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वालों को अंदर आने से रोक रहे हैं, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस की पावर कम पड़ जाती है उसे अंदर लेने के लिए। बट सर जो दूसरे बाहर वाले आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है, वो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ रिपल करेंगे, और जो न्यूक्लियस है वो उन्हें अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो सबसे जो इनर शेल होती है, शेल नंबर सबसे जो पहली शेल है, वो उसके अंदर क्यों नहीं जा सकती न्यूक्लियस के, वो न्यूक्लियस पे नहीं जाएगी? बेटा बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन देखो ये मैं मान सकता हूं, बाहर वाले भी उसको कम से कम धक्का तो देने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियस की भी अपनी एक अट्रैक्शन होती है, एक हद होती है, वो एक हद तक इलेक्ट्रॉन्स को पास आने दे सकता है। वजह, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आएगा जैसे जैसे, तो बताओ उसकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ आप। सर रेडियस ऑफ सर इलेक्ट्रॉन कम बढ़ जाएगी तो होगा, speed बढ़ जाएगी। सर कम होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? सर किस चीज सर की? कम होगी, सर बढ़ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपने एक चीज देखी होगी कि देखो, जब हम फिरकी घुमाते हैं, फिरकी सभी ने घुमा रखी ना फिरकी, यस। तो जो फिरकी घुमाते हैं वो फिरकी ऐसे ऐसे गोल गोल सा दायरा बनाती है, फिर वो धीरे धीरे उसका दायरा छोटा होता जब वो बिल्कुल बीच में आती है तो ज्यादा जोर से नहीं घूमने लग जाती है, जुर्र करके। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस Yes, के पास sir. आता है, ये कुछ ऐसा ही बिहेव करता है, वो जरूरत से ज्यादा तेज हो जाता है। जरूरत से ज्यादा तेज होने की वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर पाता, समझ गए? अपोजिट फोर्स लगती है। ओके सर। क्लियर है? सर मतलब ज्यादा तेज घूमने से अपोजिट फोर्स कैसे लगेगी मतलब? अरे वेलोसिटी किसी की ज्यादा है, आप उसको हाँ। खींच रहे हो, चलती Yes, हुई sir. गाड़ी, एक बात बताओ, 100 से प्लस में स्पीड में गाड़ी चल रही है, ठीक है? Yes, sir. और चलती हुई गाड़ी के ऊपर अगर मान लो मैंने ऐसे सपोज, जरा ध्यान देना, कि ये गाड़ी है, इसके 4 टायर हैं, ये 100 से ज्यादा स्पीड में चल रही है, यहाँ पर मैंने एक रोड लटका रखी है, ऐसे करके बाहर निकाल रखी है रोड। आप अपना हाथ ऐसे बाहर निकाल के रोड को टच करके देख लेना, जोर से पड़ेगी, जोर से सर पड़ेगी हाथ ना? गया, हाँ, सर हाथ गया। जोर से पड़ेगी। और ज्यादा स्पीड कर दूं तो वो, हालांकि रोड बिल्कुल पतली सी हो भले ही, लेकिन पड़ेगी बहुत जोर से। यही चीज कहानी है यहां पर भी, स्पीड जब बढ़ जाती है तो वो स्पीड में ही खींच के ले जाता है, भले ही न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो इतनी स्पीड है कि उसके पास से ऐसे निकल जाता है, फिर से वापस आता है, फिर से पास से निकल जाता है, फिर से वापस आता है, फिर से पास से निकल जाता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके ना प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोग एक पढ़ोगे फिजिक्स में। Yes, तो sir, आज ही projectile पढ़ा- motion। आज ही पढ़ा है। आज ही पढ़ा सर, है, क्या आज ही बात है, पढ़ा है। बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या करते हैं पता है, ये अर्थ है, ठीक है, इसके चारों तरफ ना एक सैटेलाइट आएगा, वो पास आएगा और अर्थ को एकदम से स्पीड ऊपर दूर चला जाएगा, फिर से पास आएगा एकदम, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते रहते हैं, और उसके बाद में एक मिनट उसको छोड़ देते हैं बाहर। समझ गए? Yes, sir. यस सर तो ऐसा ही कुछ सर न्यूक्लियस ऐसी तो करते हैं जब यहाँ से कुछ वो अर्थ से ऊपर जाता है प्लेनेट पे। दूसरे प्लैनेट पे जाता है वो तभी करता है। यस तो देखो सर, यस यहाँ सर। न्यूक्लियस भी कुछ वैसा ही कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। जैसे वो न्यूक्लियस उसके पास आता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है उसकी अट्रैक्शन को, यानी अर्थ के ग्रेविटेशन में वो क्यों नहीं गिरता प्रोजेक्टाइल वाला, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है, निकल जाता है उसके पास। और उसके बाद जैसे ही दूर जाता है और न्यूक्लियस फिर से अट्रैक्ट करता है, फिर से पास आता है, दूर जाता है स्पीड कम हो जाती, पास आता है स्पीड बढ़ जाती, ऐसा चलता रहता है, तो वो कभी नहीं गिरता। समझ गए? Yes, sir. सर ये मूवमेंट हमेशा होती Yes, रहती है, आगे पीछे। सारा दिन चलता रहता है वो इलेक्ट्रॉन, सारी उम्र सारा दिन चलता ही रहता है, कभी बंद ही नहीं होता। सिर्फ 0 केल्विन पर माना जाता है कि सारी चीजें रुक जाती हैं, माना जाता है, पता किसी को भी नहीं, ठीक है, 0 केल्विन पर।
0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। भाई स्पेस का, टोटल स्पेस का जो, मान लो कि कहीं पे कुछ भी नहीं है, सोच के देखो, वैक्यूम, 100% वैक्यूम, वैक्यूम का टेम्परेचर क्या होता है बताएगा कोई? 0 सर केल्विन। 180 to 185। 0 केल्विन होगा, 0 केल्विन। तो स्पेस में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? स्पेस का टेम्परेचर है 2 केल्विन। वाई? क्योंकि स्पेस में कुछ कॉस्मिक वेव भी चलती हैं, ठीक है, और मैटर की, जैसे स्टार डस्ट बोलते हैं, जैसे कि स्टार के कुछ पार्टिकल्स घूमते रहते हैं स्पेस में। 100% वैक्यूम नहीं है, कुछ पार्टिकल हैं, इस वजह से उसमें 2 केल्विन के आसपास उसका टेम्परेचर है, 0 केल्विन नहीं है। समझ में आ गया? तो हमें 0 केल्विन कहीं भी नहीं मिलता। बट ओवरऑल स्पेस, हाँ, ओवरऑल स्पेस बेटा, ओवरऑल मतलब खाली जगह। अर्थ से बाहर जाओगे ठंड से ही मर जाओगे, सनलाइट मिलेगी नहीं तो। समझ गए? यस यस हाँ, सर तो इसीलिए अर्थ ही हमारा शील्ड है भाई, अर्थ हमारा शील्ड है, रोक के बैठे हैं यहाँ पे, इसीलिए कहते हैं अर्थ के अलावा कहीं जिंदगी नहीं है। तो सोचो, बहुत बढ़िया प्लेनेट है अर्थ, है ना, हमारे जीने के लिए, और इससे बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। पर फिर भी साइंटिस्ट जो है वो ऐसे ही फालतू में जानना चाहते हैं, दे वांट टू नो लाइफ कैसे पैदा हुई। पता आज तक नहीं लगा उनको, बट दे वांट टू नो लगे हुए हैं बस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया भाई। तो एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि एस सबसे अंदर है, पी का कम होगा, डी का और कम होगा, एफ सबसे बाहर होता है इसलिए एफ का सबसे कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट भी वैसा ही होगा जैसे पेनिट्रेशन पावर जिसकी कम ज्यादा होती है, सेम पैटर्न होगा। यस बेटा, क्लियर है ये भी? यस सर। सर एक पूछ रही थी। मैं की पूछनी है सर, बोलो, ब्लैक बोलो। होल का जो टेम्परेचर है वो 0 में ही होगा क्योंकि सर उस पर तो रुक जाती है चीजें। ब्लैक होल 0 नहीं होता, ब्लैक होल तो हाई एनर्जी है, ग्रेविटेशन जरूरत से ज्यादा उसमें, उसमें कैसे 0 हो सकता है? न्यूक्लियर रिएक्शन चलती है फ्यूजन वाली, उसमें तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बहुत हाई। उसका तो करोड़ों में टेम्परेचर होता है, उसके पास जा ही नहीं सकते। वैसे ही वो तो पिचका लेगा अपने को, उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है। ब्लैक होल का 0 नहीं होता, कभी भी नहीं होता। कोई भी सर मैटर है ना, रुक उसका जाती है ना चीजें। देखो, पहली बात, कोई भी मैटर है उसका टेम्परेचर 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मैटर है, ठीक है। हम उसको ठंडा करें, हमारे पास हमारा इतना लेवल ही नहीं कि हम उसको बिल्कुल ठंडा करके 0 केल्विन लेके आए। क्यों? क्योंकि आज तक तो कोई ऐसी मशीन बनी नहीं हम 0 केल्विन लेके आ सके। तो मैटर को हम 0 केल्विन बना ही नहीं सकते, तो बना ही नहीं सकते तो फिर कोई कहानी है ही नहीं भाई। क्लियर है बेटा? सर जो मैटर ठंडा कर रहे हैं उनमें भी तो कुछ वाइब्रेशन है ही, तो सर क्या होगा कैसे? जिससे ठंडा कर रहे हैं उसकी भी तो गड़बड़ है, तो इसलिए मैटर को ठंडा नहीं किया जा सकता, हमारे बस का नहीं है। स्पेस में जाके साइंटिस्ट कोई तिकड़मबाजी कर ले तो पता नहीं। बोस आइंस्टाइन जो कंडेंसेट स्टेट है उसमें कितना टेम्परेचर चाहिए होता है माइनस में? बोस आइंस्टीन वही 0 केल्विन कह सकते हो बेटा। कंडेंसेट में मतलब बहुत ठंडा कर रहे हैं, 0 केल्विन के आसपास कह सकते हो, बट एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, ठीक है। ये फिजिक्स का मैटर है, नॉट द केमिस्ट्री, तो एग्जैक्ट नहीं जानता मैं। ब्लैक होल का भी बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता है, थोड़ा बहुत कुछ पता है फिजिक्स का। जैसे है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाली है उसके बारे में पढ़ा है, तो मतलब जैसे वो थोड़ी देर के लिए बन के और फिर वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है अपनी सॉलिड लिक्विड जो भी है, उसे उसमें जो थोड़ी देर के लिए 0 केल्विन है जो भी हुआ टेम्परेचर, तो उसमें स्टॉप नहीं होते एटम्स, जैसे अपने आके 0 पे स्टॉप हो जाती है चीजें। हाँ, कुछ देर के लिए तो रुक जाते होंगे, डेफिनेटली रुकते होंगे, लेकिन रुक के उसको, फिर वो शुरू कैसे हो सकता है? रुक गए तो अरे टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर बढ़ते फिर से शुरू हो गए, ये क्या बात है? टेम्परेचर बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगी, फिर से शुरू हो गए। सिंपल, बर्फ जम जाती है ना, टेम्परेचर बढ़ते ही बर्फ वापस लिक्विड कैसे हो जाती है? बस वही तो चीज है, उसके मॉलिक्यूल फिर से चलना सर शुरू वो हो जाते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम रीच करना चाहेगा ना भारतीय सराउंडिंग्स के हिसाब से। हाँ, ऑब्वियस है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सर 0 माइनस, केल्विन पे तो फिर वो प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, फिर वो पूरा एटम खत्म नहीं हो जाएगा? कौन बेटा? समझ नहीं आई, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही, दोबारा से बोलो या फिर लिख सकते हो। सर मैं कह रही हूँ कि 0 केल्विन पे तो जो प्रोटॉन है वो अट्रैक्ट करेंगे ना इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि उनकी स्पीड तो ज्यादा नहीं होगी, तो फिर एटम पूरा मतलब कोलैप्स हो अरे जाएगा। 0 केल्विन पर सारी चीजें सीज हो जाती हैं, सीज, रुक गया सब कुछ, रुक ही गया, तो कोई अट्रैक्शन वट्रैक्शन सब सीज हो गया बेटा, सब वहां पे जम गए, ओके सर। चलना फिरना भी रुक जाता है। अब एक्चुअल में क्या होता है मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, देखो, ठीक है, शायद फिजिक्स सर में या अगर रिसर्च। कोई चीज एक चीज निकली, सर अगर जैसे हम आप कह रहे हो 0 केल्विन पे ऑब्जेक्ट्स रुक जाते हैं और बीसी जो बोस आइंस्टीन कॉन्सेंट्रेट है फॉर ऑफ माइन्यूट सेकंड्स के लिए 0 केल्विन पे पहुंचता है,
सर तो साइंटिस्टों को कैसे पता चला कि वो जीरो पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई इक्विपमेंट ही नहीं है जो 0 केल्विन तक मेजरमेंट कर पाए। देखो वो अप्रोच होती होगी, मैंने बोला कि इसकी मेरे को बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, वो अप्रोच वहां तक करते होंगे। हाँ, मेजर करने के लिए इनके पास अलग अलग लेवल की चीजें होती हैं, अलग अलग चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो कैसे करते हैं उसका मैं आइडिया नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को फिजिक्स का इतना नहीं आइडिया है। केमिस्ट्री के बारे में किस चीज को कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पाथ को कैसे फॉलो करते हैं, वो सब मैं आपको बता सकता हूँ। सर एक चीज बताऊं फन के लिए, मतलब वो हाँ बोलो बोलो। सर मैंने जैसे एक वीडियो देख रहा था, उसमें ना 2 बच्चे होते हैं, वो ना टाइम मशीन से जहाँ पे आइंस्टाइन होता है ना, तो वहां पे जाते हैं। हम्म तो वहां पे क्या होता है, आइंस्टाइन पेड़ के नीचे, मतलब ट्री में वहां नीचे बैठा होता है, बुक पढ़ रहा होता है, और उसके सर पे एप्पल गिरने वाला होता है। वो तो वो दोनों उस एप्पल को पकड़ लेते हैं, मतलब कैच कर लेते हैं, उसके सिर पे नहीं गिरने देते। तो और ना वापस जाते हैं तो सब ग्रेविटेशन होता है, वो उड़ रहे होते हैं हवा में, मतलब कि जैसे बताते हैं ना कि आप उसके सिर पे क्या कहते हैं, सेब गिरता है तो वो एकदम ऐसे हो जाता है, इतना सब कुछ। तो वो वापस जाते हैं जब टाइम मशीन से, सारा ग्रेविटेशन सब ऐसे ही उड़ा पड़ा सब पता है। सही है। चलो भाई, वो तो खैर मजाक की बात है। साम्यक बोल रहा है कि मोर द मैसिव ब्लैक होल इट विल बी कोल्डर। अगर गूगल ऐसा बता रहा है तो भाई देखो बेटा, आई डोंट नो एक्चुअली अबाउट द फिजिक्स, मुझे इतना नहीं पता ब्लैक होल के बारे में, बट अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए। ब्लैक होल के अंदर ब्लैक होल बनता कैसे है ये मेरे को पता है थोड़ा सा। ब्लैक होल बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन से। फ्यूजन मतलब लॉट्स ऑफ एनर्जी निकलती है, और फिर उसके अंदर अगर वो सारा फ्यूजन हो चुका है, सारा मास अगर एक जगह पर इकट्ठा हो चुका है और फ्यूजन रिएक्शन बंद हो चुकी है ब्लैक होल में, तब मैं मान सकता हूं कि वो 0 केल्विन हो जाएगा, अगर फ्यूजन रिएक्शन बंद हो चुकी है तो। क्योंकि ब्लैक होल में ड्यूरिंग न्यूट्रॉन स्टार कोलैप्स करते हैं, बिल्कुल बेटा वैसा ही कुछ होता है। तो ब्लैक होल के अंदर सारी चीजें एक दूसरे के अंदर, न्यूक्लियस जो है वो सारे बड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर घुसते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। उस टाइम पर तो वो बहुत हीट होता है। उसके बाद में जब सब कुछ ठंडा हो जाता है धीरे धीरे, उसमें से कॉस्मिक वेव भी निकल चुकी होती है, और यार निकलने तो वो नहीं देता, ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती, तो उसके बाद शायद वो ठंडा हो जाए। बट मैं नहीं कह सकता, आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट दैट। गूगल बता रहा तो कुछ ना कुछ ठीक होगा, बट फिजिक्स के टीचर से पूछना प्लीज, ठीक है। वरना मैं कुछ उल्टा सीधा तो बताने वाला नहीं हूँ, मेरे को पता भी नहीं है, तो आप लोगों को मिसलीड ना हो, तो आई डोंट नो, ठीक है, आप वहां से कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट देखिए भाई, चलो हम इसको अब बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है भाई, न्यूक्लियर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर धक्का मारते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जो बाहर बैठा है, ये अंदर वाले न्यूक्लियस से उतना अट्रैक्टिव नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, तो जितना अट्रैक्शन इसको न्यूक्लियस से मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा। इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कम फील करता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसका कम आता है, तो वो क्या, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट द न्यूक्लियर force being felt to the outer shell electron decreases, the actual charge experienced by the outer electron is known as effective nuclear charge। actual charge यहां पर लिखा हो ना, the actual charge experienced by the outer electron is known as effective nuclear charge, इसको effective nuclear charge बोलते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे मेजर करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे अट्रैक्ट करते हैं, तो ये F जो है वो इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना ही काम आएगा, ठीक है, इक्वल टू के कांस्टेंट है, Q1 मल्टीप्लाई में Q2 डिवाइड के अंदर आता है R स्क्वायर। R रेडियस है, Q1 Q2 जो है वो चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज मान लीजिए। R रेडियस है, वो एक दूसरे से कितना दूर है, और K कांस्टेंट है, ठीक है। बट ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट नेट फोर्स इज लेस देन द थ्योरेटिकल फोर्स। जो थ्योरेटिकल फोर्स से हम इसको निकाल लेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फोर्स को, वो नेट फोर्स से हमारे वाली इफेक्टिव जो है वो कम निकलती है। और जेड इफेक्टिव को हम मेजर करते हैं, जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड माइनस एस, जेड मतलब उसका एटॉमिक नंबर, एस क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग, अब ये याद रखना, शील्डिंग या स्क्रीनिंग एक ही बात है, ये याद रहेगा, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही बात है। ना याद रहे तो मैं लिख देता हूं इसको शील्डिंग के सामने, शील्डिंग या स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग, ठीक है, तो थोड़ा पास लिखते हैं इसको। सर यहाँ पे ये समझ के में क्या है सर? क्या बेटा, सर यहाँ पे के क्या है? कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको,
और सर Q1 Q2 क्यों चार्जेस हैं, चार्ज 1 और चार्ज 2 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, उनकी मल्टीप्लाई और डिवाइड में आएगा आर स्क्वायर डिस्टेंस। सर क्लियर एक है? बार थोड़ा सा ऊपर करके दिखाना सर, एक थोड़ा सा मिनट ऊपर करना। ये लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला कहीं कहीं काम आएगा, नॉट एवरीवेयर। यस बेटा बोलिए। सर Yes, थर्ड sir. पॉइंट एक बार वापस Yes, sir, बता done. दो। थर्ड पॉइंट शील्डिंग की, देखो हम क्या है मैं बताता हूँ, ये वाला फॉर्मूला जो है ना, अगर आपको ये फॉर्मूला कंफ्यूज कर रहा है, डोंट कंफ्यूज विद दिस। ये फोर्स क्या, किसकी फोर्स माप रहा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव मान लो प्रोटॉन है, नेगेटिव मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे लगती है? तो इनके चार्जेस की मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आर है, और इसका स्क्वायर कर दो। क्लियर है? तो ये ऐसे फोर्स निकाली जाती है, और ये डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बीच में आएगा कांस्टेंट, दैट इज के की वैल्यू डिपेंड करेगी भी हम किस चीज का चार्ज का फोर्स निकाल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मैटर टू मैटर अलग करेगी और चार्ज टू चार्ज अलग करेगी, नो वरी। क्लियर है सभी को? तो ये जस्ट एक फिजिक्स का फॉर्मूला है, ना कि केमिस्ट्री का, बट ये आपके यहाँ पे आता है तो आपको याद करना है, और इसमें कुछ नहीं है। क्लियर है बेटा? और ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट जो हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये जो प्रोटॉन न्यूक्लियस था ये इसको डायरेक्ट अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ये वाले इसको रिपेल भी कर रहे हैं, ये इसको बाहर निकाल रहे हैं और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जहां जो इस फॉर्मूला से जो फोर्स आ रही है वो एक्चुअल में सही फोर्स नहीं है, ठीक है। तो वो फोर्स को कैसे निकालें फिर, अगर वो सही नहीं है तो उसको निकालने का तरीका यहां पर इन्होंने दिखा रखा है कि जेड जो एटॉमिक नंबर है उसमें से स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस कर दो। ये भी एक कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या फिर आप शील्डिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज है। समझ में आ गया बेटा? स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है? शील्डिंग कांस्टेंट मतलब अंदर, ये कांस्टेंट है, सीधी सी बात ये, ठीक है। स्क्रीनिंग की वजह से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वालों को रिपेल कर रहे हैं, इस रिपल्शन की वजह से जो फोर्स है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो उस कमी को निकालने का तरीका, हाँ सर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बेटा वैल्यू सबकी डिपेंड करेगी सब चीजों पर, आगे हम इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे तब आपको वैल्यू का पता लगेगा। वैल्यू निकालनी पड़ती है, ऐसे नहीं आता। हाँ दे रखी होगी, या फिर फाइंड करने का तरीका होगा कि जेड इफेक्टिव दे रखा है तो एस, और जेड दे रखा है तो एस निकाल लो, और अगर एस नहीं दे रखा मतलब एस निकाल लो, और अगर मान लो जेड दे रखा है, जेड इफेक्टिव नहीं दे रखा, एस भी दे रखा है तो जेड इफेक्टिव निकाल लो। कोई तीन में से एक दो चीज तो पता होंगी, डेफिनेटली पता होंगी। सर जो हम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया है उसमें से जेफ हमें माइनस करना होता है रियल निकालने के लिए। वो फोर्स का उससे ज्यादा लेना देना नहीं, वो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल है, ये इसको सिर्फ देखिए, इसके ऊपर ज्यादा मत सोचिए, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है ओनली, ये एक्चुअल में काम आता है फिजिक्स में, यहाँ पर काम नहीं आता। बट ये फिजिक्स के फॉर्मूला को डिफाइन कर रहा है कि फोर्स ऐसे निकालते हैं भाई, लेकिन ये जो फोर्स निकलती है ये सही नहीं निकलती। ये बाद में बोल रहा है फोर्स ऐसे निकलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की, बट ये सही नहीं निकलती। बाद में उसने बोला जेड में से एस को माइनस करके निकालते हैं, दैट्स इट। समझ गए? हाँ तो इस पे फोर्स मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। सामने बोल रहा है के की वैल्यू 8.99 समथिंग होती है, मे बी वो डिपेंड करेगा बेटा जब कोर इलेक्ट्रॉन, अब एक चीज आती है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है सबको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब लास्ट शेल जो होती है उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, ठीक है, उन सबको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस शेल मतलब लास्ट वाली शेल, जो भी लास्ट वाली शेल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स कोर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उसके अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है जो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। यस क्लियर है सबको? कोर इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन है सर, जो आगे जो कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एक या मत दो तीन फ्रीक्वेंसी वो वैलेंसीज होती है, वो अपनी अंदर वाली शेल से भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो उनकी उन शेल को भी काउंट नहीं करेंगे इसमें? उसकी किसको काउंट नहीं करेंगे? जो अंदर वाले शेल से जिससे वो लूज कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले से करेगा ही नहीं। अंदर वाले की बता देता हूँ, वैलेंस शेल का मतलब बताता हूँ क्या होता है, सुनिए जरा। मान लीजिए आप 6s वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, 4f के अंदर इसके आते हैं मान लो 1, ठीक है। उसके बाद में 5d इसके अंदर मान लीजिए इसके 0 आते हैं, फिर 6p इसमें भी 0 है। तो इसमें आप क्या मानोगे? फोर्थ वाली शेल, लास्ट शेल कौन सी है? 6th है, और 6th शेल वैलेंस शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, पक्का करेंगे। और लास्ट के अलावा एक और शेल है वैलेंस, 4th शेल। तो वैलेंस शेल अगर हम बात करते हैं तो वो 6th भी है, 4th भी है,
फोर्थ भी, और 5D में भी कभी कभी इलेक्ट्रॉन जाता होता है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो 5D भी, ये वाली भी वैलेंस शेल है। तो ये इसमें 3 वैलेंस शेल है, इनको छोड़कर, मतलब फोर्थ F को छोड़ दिया तो 4D, 4P, 4S या थर्ड वाली सारी शेल, ये सब की सब कोर इलेक्ट्रॉन है, इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन तीनों को छोड़ दो। समझ में आ गया? इन्हें छोड़ के बाकी सब ले लेंगे कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट। बाकी सब अंदर वाले कोर इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये तीनों शेल के करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें तो तीनों के करते हैं, लेकिन अगर कोई S ब्लॉक हो तो उसमें सिर्फ शेल S वाले ही करेंगे। अगर कोई P ब्लॉक है तो उसमें सिर्फ P वाले ही करेंगे, बाकी के सब नहीं करेंगे। ठीक है, D ब्लॉक में क्या होता है, D में S वाला भी करेगा, 4S और 3D, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन 3D में भी है और S में भी है। आउटर शेल तो करेगी, इनर वाली ये वाली करेगी, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। क्लियर है? हाइड्रोजन में नहीं होता, हाइड्रोजन 1s1 होता है, इसमें S वाला ही करेगा, और तो कोई है ही नहीं, अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसकी वैलेंस शेल और लास्ट शेल यही है, आगे पीछे इसके कुछ है ही नहीं। क्लियर है? यस दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं अब जरा। नेक्स्ट देखिए बेटा, कंपैरिजन ऑफ पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर पेनिट्रेशन पावर के बारे में कुछ बता रखा है, हल्की सी चीजें बस, वही SPDF। पेनिट्रेशन किसका ज्यादा होगा, S का ज्यादा होता है, P का कम, D का उससे कम, और F का सबसे कम होता है पेनिट्रेशन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, S की शील्डिंग, S सबसे ज्यादा बाहर निकालेगा किसी दूसरे को, तो ये पेनिट्रेशन पावर और शील्डिंग इफेक्ट एक ही बात है, दोनों का वो सेम ही आएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो, इलेक्ट्रॉन आर नॉट पॉइंट मासेस, दे स्प्रेड आउट द ऑर्बिटल, ये बकवास चीज लिख रखी है। यहाँ लिख रहेगा जेड इफेक्टिव जो है वो कैलकुलेटेड बाय स्लेटर रूल। जेड इफेक्टिव को स्लेटर रूल से कैलकुलेट करते हैं। स्लेटर रूल कहता है जेड इफेक्टिव जो है वो जेड माइनस सिग्मा है। सिग्मा वही है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, पहले उसको एस लिख रहा था वो, अभी उसको क्या लिख रहा है, सिग्मा। बात एक ही है, सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्लियर है? ये हम कर चुके हैं, पेनिट्रेशन भी कर चुके हैं। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये है काम की चीज, लेफ्ट से राइट में। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लेफ्ट से राइट के अंदर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है और शेल वही है। कैसे वही है, देखो जरा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है और शेल कैसे ही वही है। लिथियम 1s2 2s में 1, फिर उसके बाद कौन सा है, बेरिलियम 1s2 2s में 2, सेकंड शेल ही चल रही है। फिर उसके बाद में बोरोन 1s2 2s2 2p में 1, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर भी तो सेकंड शेल ही चल रही है। शेल तो यहाँ फ्लोरीन, नियोन तक देखोगे तो नियोन में 1s2 2s2 2p के अंदर 6 आ जाएंगे नियोन में, शेल तो सेकंड ही है लास्ट वाली। यस, क्लियर है? यस सर, सेल तो सेकंड ही है, लेकिन न्यूक्लियस बड़ा है। इसमें 10 प्रोटॉन होते हैं, लिथियम में 3 ही होते हैं। प्रोटॉन नंबर बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, शेल तो सेकंड ही है, तो इसलिए क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ता जाएगा। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ता है, याद रख लेना अब ये। और ये इंपॉर्टेंट वाला समझ लो रूल है, ये जनरल रूल है, देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट देखो, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस स्लाइटली एंड बिकम कांस्टेंट डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जाओगे डाउन द ग्रुप, पहले तो बढ़ेगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना, साइज तो बढ़ रहा है। देखो लिथियम से नीचे आता है सोडियम, सोडियम का साइज बढ़ गया, बट सोडियम में प्रोटॉन भी तो 11 हो गए, लिथियम में 3 ही थे। उसके बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम के अंदर 19 प्रोटॉन हो गए। तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी बढ़ा और साइज भी बढ़ा, दोनों चीजें बढ़ती हैं, याद रखना। ये पहली, इसमें तो सेकंड शेल है, इसमें थर्ड शेल में 1 आ जाता है, 3s में 1, इसमें 4s में 1 आता है। ठीक है, तो यानी कि शेल नंबर भी बढ़ता जा रहा है, शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, तो साइज इसलिए बढ़ता है क्योंकि शेल नंबर बढ़ जाता है। क्लियर है भाई? तो ओवरऑल न्यूक्लियस भी बढ़ रहा है, शेल नंबर भी बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंक्रीज होता है और बाद में कांस्टेंट। तो ये देखो, लिथियम से इसका जेड इफेक्टिव सोडियम का ज्यादा है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का लगभग एक जैसा, सही है, लेकिन हाँ यहाँ पर सीजियम का ही ज्यादा माना जाएगा, सबसे ज्यादा सीजियम का, बट ओवरऑल इन तीनों का बराबर मान सकते हैं। समझ में आ गया सबको? ये ऑर्डर याद करना, याद रख लेना। क्लियर है बेटा? यस सर। आगे देखिए, ट्रेंड अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इसकी हाँ सर, ये 1.3 2.2 ये क्या यूनिट है?
ये याद नहीं करने 1.2 2.2 ये रीडिंग इसकी जेड इफेक्टिव की दे रखी है, आपको बस कंपैरिजन देखना है। वैसे याद रखने में इसमें कुछ है नहीं, जेड इफेक्टिव लिथियम का 1.2 है और सोडियम का 2.2, सबका ही 2.2 है, बात ही खत्म। क्लियर है? ऊपर वाले में नंबर थोड़ा सा ज्यादा है, देखो लिथियम का तो वहां भी 1.3 है, वो तो याद हो ही गया। तो 2.2 से सारे के सारे देखो कहां तक कम है, सिर्फ बेरिलियम का कम है, उसके बाद बोरोन वगैरह सब ज्यादा है 2.2 से। ऐसे करके कुछ आइडिया लगा लीजिए, पढ़िए जरूर और आइडिया सा दिमाग में रखिए किसके आसपास वैल्यू है, ठीक है, बट याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आइडिया काम जरूर आएगा। एटॉमिक रेडियस, अब हम ये एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये सब पढ़ेंगे। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है भाई? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर शेल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है एटॉमिक रेडियस। तो मान लो ये है न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लास्ट वाली शेल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसका डिस्टेंस। अब एक चीज बताइए, इलेक्ट्रॉन तो टिकता ही नहीं है, आगे पीछे घूमता रहता है, तो आप, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कोई फिक्स तो है नहीं, यहाँ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, कहीं भी हो सकता है ना, यूनिवर्स में कहीं भी हो सकता है। क्लियर है? तो Yes, फिर रेडियस कैसे मान लें कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की रेडियस कौन सी है भाई? अंदाजा लगाते हैं, सीधी सी बात, यानी वो एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, तो कम से कम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की रेडियस तो नहीं निकाल सकते, बट अगर वो मॉलिक्यूल बना रहा है तो दो हाइड्रोजन आपस में मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तब इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दो, अभी रेडियस सही है। मॉलिक्यूल की रेडियस निकाली जा सकती है, एटम की रेडियस सिर्फ अप्रोक्सीमेशन होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो, उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं भी नहीं है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती है। अब दिखते नहीं वो अलग बात है बेटा, लेकिन उसको फाइंड आउट तो किया जा सकता है, बट प्रोबेबिलिटी तो कहीं भी है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलती है कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, मून पे भी हो सकता है। यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, कहता वो मून पे भी होगा, ऐसी बकवास मारती है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसलिए भी प्रॉब्लम, तो देखो इसमें प्रॉब्लम टू एनकाउंटर डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस, क्या प्रॉब्लम है भाई? पहला, फाइंड द साइज ऑफ द एटम, लोट मोर कॉम्प्लिकेटेड। साइज ऑफ एटम जो है इसको फाइंड करना कॉम्प्लिकेटेड है स्क्रोडिंगर वेव के हिसाब से, पहला पॉइंट। सेकंड, साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, साइज छोटा होता है। दो, नो शार्प बाउंड्री, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, शार्प बाउंड्री नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी घूम सकता है ना। बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड अदर स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन, मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स बताया था ना, उनसे साइज निकाला जा सकता है। मेजर यूनिट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल एटम, बिटवीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दो आइडेंटिकल एटम्स का, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालना आसान है, मॉलिक्यूल का निकाला जा सकता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस कैन बी मेजर्ड बाय 3 डिफरेंट मेथड, और एटॉमिक रेडियस को 3 मेथड से निकाला जा सकता है। कौन कौन से 3 मेथड है वो देखिए। सर एक बार बता दीजिए सर, आपने कैसे बताया था सर मॉलिक्यूल में कैसे निकाले रेडियस? मॉलिक्यूल में देखो सिंपल है, दो हाइड्रोजन के एटम है, अब इनका तो पक्का पता, दोनों एटम्स हैं, इनके दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकाल लो, वो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से निकाला जा सकता है। एक्सरे डालते हैं, दोनों का डिस्टेंस आ जाता है। एक्सरे ऐसे चलती है, ऐसे टक्कर मार के ऐसे चलेगी, ऐसे टक्कर मार के ऐसे चलेगी। अब इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, यही डिस्टेंस इन दोनों का होगा। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड आता है, ठीक है, और उससे आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो आगे देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, इंक्रीज इन द इफेक्टिव। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा है। लिथियम छोटा है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे छोटा है। क्लियर है बेटा? लिथियम अगर छोटा है तो फ्लोरीन सबसे छोटा है, दैट इज इट। अब आगे देखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट सेकंड है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब, अगर स्क्रीनिंग यानी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहे हैं, तो साइज को बढ़ाएंगे कि नहीं? तो सीजियम का साइज बड़ा है, ये उल्टा लिख दिया इसने, बस कुछ नहीं है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी वही आ गई। क्लियर है ये सबको? यस, समझ में आ गया क्या? सर एक बार सर और, P बता दीजिए सबसे। सर एक बार और ये वाला। क्या क्या? देखो ये तो पता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सिर्फ न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, शेल वही रहती है। शेल तो सेकंड ही चलेगी, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में थर्ड शेल चलेगी, फोर्थ में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना घर बैठ के, कम से कम 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखना, बहुत काम की है। ज्यादातर को आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है, मैंने कल परसों पूछा था, है ना, और उसमें आप गड़बड़ कर रहे हो, वेरी बैड थिंग। उसके बिना ये लेसन हो ही नहीं सकता, और आगे वाले लेसन में तो और प्रॉब्लम आएगी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है तो। याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे, तरीका ट्रिक बताने के बाद भी याद नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ट्रिक भी तो याद ही करनी पड़ती है, उस पर भी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत तो लगेगी लगेगी।
और नहीं याद करोगे तो फिर बेटा ऐसा ही होएगा। तो लिथियम से फ्लोरीन तक लेफ्ट टू राइट जाते हैं, शेल नंबर सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, सेकंड शेल रहेगी सबकी, इलेक्ट्रॉन एक बढ़ रहा है बट प्रोटॉन भी एक बढ़ रहा है, शेल सेम है, तो क्या होगा, साइज घटेगा क्योंकि न्यूक्लियस बढ़ रहा है, शेल नहीं बढ़ रही, शेल तो सेकंड ही है, न्यूक्लियस बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। नेक्स्ट, अब इसने बोला स्क्रीनिंग इफेक्ट, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करते हैं, ठीक है, तो रेडियस इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका बढ़ेगा भाई, जिसमें अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन अंदर ज्यादा होंगे, सीजियम का साइज बड़ा होता है, ऊपर से नीचे शेल बढ़ती है, पता है ना, पहली शेल, दूसरी, तीसरी, चौथी, सातवें पीरियड का मतलब सातवीं शेल आ जाती है उसमें, सीजियम से पहले और फ्रेंशियम से पहले सीजियम आता है छठे लेवल पर, छठे पीरियड में, तो सिक्स पीरियड में 6 शेल होती हैं, रुबिडियम में 5 शेल होती हैं, तो 5 शेल है तो मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कम है, पोटेशियम में 4 होती हैं, सोडियम में 3 होती हैं, लिथियम में 2 ही होती हैं, अंदर शेल कम है तो अंदर इलेक्ट्रॉन भी कम है, इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन रिपेल भी कम करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम दिखाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट कम दिखाएंगे, शील्डिंग कम होगी तो रिपल्शन यानी साइज कम होगा, तो इसलिए या फिर इसको ऐसे याद कर लो, सीधी सी बात है, जिसका शेल नंबर ज्यादा है उसका साइज ज्यादा है, बात खत्म। सीजियम का छठा है, रुबिडियम का 5वां है, लिथियम का तीसरे नंबर का शेल है, तीसरा दूसरा शेल, इसमें 2 ही शेल होते हैं, सीजियम में 6 होते हैं, क्लियर है? यस सर। जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, अब भाई जनरल ट्रेंड देख लो, वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन ए ग्रुप, तो देखो इतना आसान नहीं होता कि ऊपर से नीचे जाएंगे या लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज बढ़ेगा साइज घटेगा, इतना आसान नहीं है ये जनरल ट्रेंड है। अब हम एग्जैक्ट ट्रेंड को याद करने वाले, ध्यान से देख लेना इस एग्जैक्ट ट्रेंड को, डाउन टू द ग्रुप, एज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, n की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी शेल नंबर इंक्रीज होता है, डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस, हेंस द एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, n इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, पहला रूल, बिल्कुल सिंपल सी बात है। शेल बढ़ेगी तो क्या होगा, पहला, ये पहली शेल है, दूसरा एटम है, इसमें 2 शेल है, डेफिनेटली बढ़ जाएगा साइज, तीसरा एटम है, इसमें 3 शेल होगी और भी साइज बढ़ गया, समझ में आ रहा है, शेल नंबर बढ़ेगा साइज बढ़ेगा। सेकंड देखो, डाउन टू द ग्रुप, नीचे की तरफ जाते हैं, इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द शेल, डाउन टू द ग्रुप, नीचे की तरफ शेल नंबर बढ़ता है। तो एल्कली मेटल और हैलोजन का कंपैरिजन इसने कर रखा है, ये कंपैरिजन याद नहीं करना, बट ये आपके दिमाग में ना इसका नक्शा बन जाना चाहिए, वैल्यूज नहीं याद करनी है बट वैल्यूज पढ़िएगा जरूर और डिफरेंस देखिएगा कि वैल्यूज में कितना डिफरेंस है, समझ गए, इसको एनालाइज करना बोलते हैं, मतलब आपको कोई चीज याद नहीं करनी है, सपोज दैट आप कैसे बताऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल कि आप बाजार में जाते हैं, ठीक है, आपको कोई चीज अच्छी लगी, ठीक है, कोई गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं और वो आपको अच्छा लगा, लेकिन पैसे नहीं थे तो खरीदा नहीं, तो क्या आप उसका याद करोगे, उसको इसको याद कर लो, इसका नाम याद कर लो, इसकी शेप याद कर लो, घर पे जाके ड्राइंग बनाएंगे, करोगे क्या, नहीं, बट उसको ध्यान से देखोगे जरूर, नेक्स्ट टाइम याद रहे, इतना याद रहे कि वो कैसा दिखता था, बट उसकी ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पर करने वाले, इतना याद रहे कि ये ग्राफ दिखता कैसे है, इसमें वैल्यूज कैसी हैं, कितने फीट का है, कितने हाइट में है, सब मेजर करेंगे, बट याद नहीं रखना, समझ गए मेरी बात, क्या करना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, अंदाजे से क्वेश्चंस बताने होंगे, ये एल्कली मेटल है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है या हैलोजन है, ये बताना पड़ेगा। तो वो कैसे पता लगेगा, जब आपको थोड़ा अंदाजा होगा। तो एक ग्राफ टाइप में याद रखना है, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, मैं इनके मार्क थोड़े से आपको शायद डिमिनिश दिखाई दे रहे होंगे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर है फ्लोरीन, सबसे छोटा साइज होगा फ्लोरीन का, ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का साइज बढ़ रहा है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का बढ़ा, फिर ब्रोमीन का बढ़ा, फिर आयोडीन का, लगभग स्ट्रेट लाइन है लेकिन सीधा नहीं है। यहाँ देखो लिथियम के बाद में सोडियम का साइज बढ़ रहा है, शेल बढ़ गई, है ना, सोडियम का साइज बढ़ा तो शेल बढ़ गई। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, सोडियम का साइज बढ़ेगा, शेल बढ़ गई, क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, पोटेशियम का साइज बढ़ गया, फिर उसके बाद रुबिडियम और पोटेशियम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, क्यों, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेल का साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। फिर सीजियम और रुबिडियम में भी फर्क नहीं। फ्रेंशियम क्यों नहीं दिखाया गया, पता है, रेडियो एक्टिव होता है, इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, हम क्यों मत्था मारे इस पे, ये रिएक्शन तो करता ही नहीं है। क्लियर है भाई? यस सर। हाइड्रोजन एल्कली मेटल है ही नहीं, उसको सबसे अलग पढ़ा जाता है, इसलिए उसको भी नहीं दिखाया। तो ये ट्रेंड आप याद रख लेना, इसकी 72, 99, 114, 133, बस ये नंबर एक बार पढ़ना और माइंड में रखना कि ये 100 से 150 के बीच में, समझ में आया, यानी 70 से लगा लो, 70 से
125 के बीच में आता है, 70 से 125। और ये कितना 152, ये महाराज शुरू 152 से होता है। तो फ्लोरीन और लिथियम के साइज में तो बहुत बड़ा फर्क है, लिथियम का बड़ा 152 से, ये 150 से शुरू होता है। और यहाँ आयोडीन का भी 150 नहीं है। ये कंपैरिजन मिलेगा आपको, वो बोलेगा लिथियम और आयोडीन में किसका साइज बड़ा है, आप बोलोगे यार लिथियम तो छोटा होना चाहिए, आयोडीन बड़ा होना चाहिए, है ना। हो रहा है उल्टा, आयोडीन देखो 133 और लिथियम 152, लिथियम का साइज बड़ा है और आयोडीन का छोटा है। समझ में आ गया? यस सर। तो Yes, ये sir. कंपैरिजन तभी कर सकते हो जब दिमाग में नक्शा बनाओ, याद हो, अरे लिथियम वाली लाइन तो नीचे आ रही थी यार, हाँ दैट्स इट। क्लियर है सबको? एल्कली मेटल और हैलोजन का ये वाला ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए, वाई डिफरेंट स्लोप, ये सब आप इजीली रीड कर सकते हो। यहाँ एटॉमिक नंबर है नीचे, ऊपर की तरफ एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। वेरिएशन ऑफ इन ए पीरियड, तो ये किसमें वेरिएशन थी भाई, ये वेरिएशन एटॉमिक नंबर के हिसाब से थी, ग्रुप में थी, ग्रुप यानी एक ही लाइन में ऊपर से नीचे, पीरियड में स्ट्रेट लाइन लेफ्ट टू राइट। तो पीरियड के अंदर देख लो, अब ये ध्यान से देख लेना, यहाँ पर भी लिथियम बेरिलियम का ही दिखा रखा है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन। तो देखो ये एक लाइन यानी लिथियम से फ्लोरीन तक, इनके अंदर वेरिएशन। तो लिथियम का साइज क्या है, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर 152 था ना, फ्लोरीन का कितना है 72 था ना। अब ये याद रहेगा, और बीच में ऐसे नीचे गिर रहा है। क्लियर है? तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सर आ गया। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ साइज घटेगा, ये याद रखना है। क्लियर है बेटा सबको ना? यस सर। Yes, sir. That's all for the today's lecture guys। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। मैं अब आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स।